अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम हर्टलेस का नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे। रीड करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए एपिसोड की तरफ आते हैं। वाओ मामा, ये स्वेटर आपने मेरे लिए बनाया है। आप मुझे भेज दें, मैं अपने सारे दोस्तों को दिखाऊंगी स्काइप पर। उससे बात कर रही थी वो। उसे आज़ाद होने में 5 साल लग गए। वो रूह के लिए यहाँ आया था कि अपनी बहन के लिए कुछ कर पाएगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। दुबई में उसे 9 साल गुजर चुके थे और वो अब तक कुछ नहीं कर पाया था। काश और किसी के लिए ना सही वो रूह के लिए कुछ कर पाता, तो आज हीज़ा की आंखों में आंखें डालकर उससे कुछ कह पाता कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। लेकिन वो नहीं कर पाया था। जेल से आज़ाद होने के बाद वो सबसे पहले जीनी से मिला था। खुशी ने हर मुमकिन तरीके से उसका ख्याल रखा था, उसे सबसे छुपा कर रखा था। उसने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी थी कि सदीक की बेटी जिंदा है। उसे पता चल चुका था कि पाशा मर चुका है। यारम काज़मी ने सदीक की बड़ी बेटी मासूमा के हाथों पाशा का कत्ल करवाया है और अब मासूमा यारम काज़मी के लिए ही काम करती है। उसे ये जानकर अफसोस हुआ था। वो सदीक की किसी भी औलाद को कातिल के रूप में नहीं देखना चाहता था। वो जीनी से मिलने के बाद पाकिस्तान वापस आया, जहाँ से ये पता चला कि तज़ीम ने अपनी सौतेली बेटी का निकाह दुबई के किसी शेख से कर दिया है। उसे कुछ भी पता नहीं था वो शेख कौन है और कौन नहीं। बस वो दुबई आकर उसे पागलों की तरह ढूंढने लगा। उसे पहली बार रूह के बारे में आइसलैंड के एयरपोर्ट पर पता चला, जब उसने यारम के साथ एक लड़की देखी जिसकी आंखें बिल्कुल उसके जैसी थी, जबकि उसकी शक्ल बिल्कुल नूर जैसी थी और उसका नाम रूह था। नूर ने एक बार जिक्र किया था कि वो अपनी बेटी का नाम रूह रखेगी। वो उसे उसी वक्त पहचान चुका था, लेकिन उसे यारम के साथ देखकर उसे हैरत का झटका लगा था। वो यारम की बीवी थी। उसने पहली बार यारम को हंसते मुस्कुराते देखा था। उस दिन से लेकर उस दिन से लेकर उसने यारम को आजमाना शुरू कर दिया। जब उसने अपना पालतू कुत्ता ज़ुबी रूह के सामने किया तो वो उसके लिए मचलने लगी। वो उसको ख़रीदने के लिए बेकरार हो गई थी। उसने राकेश को आगे कर दिया और उसने राकेश से कहा कि जितनी ज़्यादा कीमत इस कुत्ते की लगा सकते हो लगा लो, वो सारे पैसे तुम्हारे होंगे। बस मैं देखना चाहता हूँ कि यारम काज़मी मेरी बहन के लिए कितनी दौलत लुटा सकता है। लेकिन यारम ने उसकी उम्मीद से ज़्यादा पैसे उस कुत्ते को दे दिए और वो कुत्ता उसकी बहन को पसंद था और हकीकत भी यही थी। उसने वो कुत्ता रूह के लिए ही लिया था। इसके बाद उसने रूह को छोड़ा नहीं था। वो किसी भी तरीके से रूह का पता लगाता रहता था, लेकिन उसे अजीब ये लगा कि अपनी ही बहन की शक्ल जैसी लड़की को हिजर पहचान क्यों नहीं पाया। क्योंकि जब उसने हिजर से ये कहा कि तुमने मेरी बहन की शादी यारम से कर दी, तो उसे भी हैरत का झटका लगा था और उसके बाद हिजर ने रूह की सारी मालूमात निकलवाई थी। ये हकीकत थी कि उसने यारम को कभी भी पसंद नहीं किया था, लेकिन यह बात भी उसके लिए अहमियत रखती थी कि यारम काज़मी उसकी बहन का शौहर था और उसकी बहन के लिए वो बेहद अजीज़ था। वक्त गुजरता गया। जब उसे पता चला कि रूह यारम को छोड़कर पाकिस्तान चली गई है, वो रूह से मिलने के लिए पाकिस्तान गया था। उसने सोचा था वो उसे सब कुछ बता देगा, लेकिन हिजर ने कहा कि अब रूह की ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुमने उसे कभी भाई का मान नहीं दिया, अब उसे भाई या मामू की ज़रूरत नहीं है। अब यारम की रूप में उसके पास मजबूत सहारा है। हिजर की बातों ने उसे अजियत दी थी। राकेश ने उसे समझाया कि यह हकीकत है कि अब रूह की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है, तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसे आदमी को रूह कभी कबूल करेगी, जो एक तवाइफ का बेटा हो? क्या याद रखना, कयूम खलील का नाम तुम अपने नाम के साथ लगाते हो, लेकिन उसने दिया नहीं। एक तवाइफ के बेटे को कोई कबूल नहीं करेगा। ये अल्फाज उसके लिए कितने अजियतनाक थे, ये सिर्फ वही जानता था। जिस लड़की के लिए वो बहुत कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, उसके लिए आसानियाँ पैदा करना चाहता था, वो उसे शायद अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं समझती थी। वो जब रूह को याद करता, उसे अपने अंदर एक तकलीफ़ महसूस होती। जब जब वो रूह को अपनी बहन कहता, उसे अपने अंदर कांटे चुभने लगते। वो नहीं था वो उसका भाई, वो एक गंदी नाली का कीड़ा था, एक नाजायज़ औलाद था। वो किसी इज़्ज़तदार इंसान से रिश्ता जोड़ने के काबिल नहीं था। वो खुद ही पीछे हट गया। रूह के राह से जब रूह अगवा हुई, उसने हर जगह ढूंढा था। राशिद ने रूह को अगवा तो कर लिया था, लेकिन वो यारम के डर से पागल हो चुका था। उसका दिमाग काम करना छोड़ चुका था। यारम का डर उसके अंदर बुरी तरह बैठा हुआ था। जानता था उसे बहुत बुरी मौत देगा। यारम ने उस राशिद को जब पाकिस्तान में देखा, वो उसका पीछा करने लगा। उसने एक खंडर में राशिद को जाते देखा था। उसे नहीं पता था कि रूह वहाँ होगी।
होगी या नहीं, लेकिन फिर भी उसने यारम को फ़ोन करके उसे बता दिया था कि उसका दुश्मन राशिद वहीं पर है और यारम के आने से पहले ही राशिद खुदकुशी कर चुका था। रूह कहाँ थी, कहानी कुछ पता नहीं था, लेकिन ज़ुबी ने वफ़ादार होने का पूरा हक अदा किया था। उसने रूह को ज़मीन के अंदर से ढूंढ निकाला था। रूह की जान बहुत मुश्किल से बची थी, वो अपनी मौत को कबूल कर चुकी थी। एक डर उसके अंदर बैठ गया था। उस डर से निकलते निकलते उसे 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया, लेकिन इस थोड़े से अरसे में उसने रूह के लिए यारम की मोहब्बत देख ली थी। वो खुद ही उनके बीच से हट चुका था और वो दोबारा कभी रूह के पास नहीं आना चाहता था और ना ही उसे मिलना चाहता था। लेकिन इसके पास रूह की माँ की एक निशानी थी जो वो किसी भी तरह उस तक पहुँचाना चाहता था। उसने रूह के रास्ते में आना बिल्कुल छोड़ दिया था। उससे मिलना, उससे बात करना, अगर वो उसे कहीं दिख भी जाती तो वो रास्ता छोड़ देता था। लेकिन उसके वहम और गुमान में ना था कि एक बार फिर से उसके सामने आ जाएगी। वो काम के चक्कर में स्विट्ज़रलैंड चला गया था। वो एक बेहतरीन बाइक रेसर था और उस काम से उसे बहुत सारे पैसे मिल रहे थे। उसे बड़े लेवल पर बाइक रेसिंग की ऑफ़र आई थी। इससे पहले भी वो काफ़ी बड़े-बड़े लेवल पर बाइक रेसिंग कर चुका था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसी बाइक रेसिंग के चक्कर में वो एक बार फिर से रूह से मिलेगा। लेकिन वहाँ पर भी रूह मुश्किलात में ही गहरी हुई थी। उसने रूह को बचाया और रूह के लिए एक सवालिया निशान बन गया। वो क्यों रूह के इतने पास आया था, उसे अपने सीने से लगाया था, ये सवाल हमेशा रूह के सीने में पलता रहा। जिसका जवाब उसे मिला जब वो अस्पताल में मिला रोयाम के सिलसिले में, लेकिन उसमें कुछ जाने के बाद रूह के चेहरे पर किसी किस्म की कोई खुशी नहीं देखी थी। उसका दिल एक बार फिर से टूट गया, वो फिर से पीछे हट गया। ये बात वो तकरीबन 2 साल से जानता था कि सदीक के कातिल पाशा का बेटा अजहर पाशा अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है और वो जानता है कि सदीक की तीनों बेटियां जिंदा हैं, वो उन्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकता था। 1 साल पहले उसने यतीम खाने से एक लड़की को सिर्फ इस गलतफहमी में कत्ल कर दिया कि वो लड़की सदीक की बेटी है और ये कत्ल उसने तब किया था जब यतीम खाने में इस वक्त सिर्फ जोया और परी मौजूद थी। उसने उसकी आंखों के सामने जोया को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और तब तक ना गया जब तक यतीम खाने के सब लोग वापस नहीं आ जाते। अपनी आंखों के सामने इतना ज़्यादा खून देखकर परी बेहोश हो चुकी थी। उसने धमकी दी थी उन सब लोगों को कि अगर परी ने कभी भी अपनी ज़ुबान खोली या जोया का जिक्र किया तो वो उसकी भी जान ले लेगा और बाकी सब बच्चों की भी। लेकिन उसकी हालत देखकर उसे उस पर तरस आ रहा है। यहाँ वो सिर्फ और सिर्फ सदीक की बेटी को मारने आया था और किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। बस इतना कहकर वो चला गया और यतीम खाने के बाकी बच्चों को जान बचाने के लिए खान साहब ने जोया का नामो निशान मिटा दिया। उसे इस तरह से गायब किया कि जैसे उसका वजूद कभी भी ना हो। परी को शुरू से खून की कमी थी। उन्होंने जोया के वजूद को उसकी बीमारी का नाम दे दिया। वो जब जब जोया की मौत को याद करती उसके जिस्म से सारा खून खुश्क हो जाता। उसे उस कत्ल की शक्ल याद थी और दर्द जानता था कि वो कातिल कौन है। वो आदमी जेल में रहने के बावजूद भी आज़ाद लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारता था। वो कभी भी किसी भी मुल्क में जा सकता था, कभी भी कुछ भी कर सकता था। गैर कानूनी तरीके से उसने बेपनाह दौलत कमाई थी। उसके पास पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी दर्द उस तक पहुंच ही गया था। 1.5 साल पहले हुकूमत बदली तो ख़तरनाक मुजरमों मिस्र की जेल में शिफ्ट किया गया उसे। तो वहाँ उसने गुस्से में न जाने कितने लोगों को कत्ल कर दिया, जिसके बाद उसकी आज़ादाना कैद ख़त्म हो गई। वो उसके बाहर निकलने का इंतज़ार करता रहा। इंतज़ार तो उसने तब ही शुरू कर दिया था जब सदीक की मौत हुई थी और जब उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ तब रोयाम को बोन मैरो देना ज़रूरी हो गया था। लेकिन वो जानता था कि अगर उसने देर की तो सदीक का कातिल हमेशा के लिए भाग जाएगा और वापस आने के बाद उसने रोयाम को बोन मैरो दिया था। वो भूला नहीं था जब यारम ने अपने हाथों से अजहर पाशा की जान लेकर अपने बेटे होने का हक अदा किया था। उस दिन यारम पहली बार रोया था। उसके सीने से लग कर न जाने उसने कितने आंसू बहाए थे। सदीक के बेटे होने का हक अदा करना इतना आसान नहीं था। वो बाप ना होकर बाप होने का हक अदा कर गया था। वो परी के सामने सारी हकीकत बयान कर चुका था। हाल परी मजनुमा के सीने से लग कर बिलक बिलक कर रो रही थी। कभी रिश्ते देखे भी नहीं थे उसने और आज उन सब के रूप में उसे इतने रिश्ते मिल गए थे। वो सब ये उसके घर पर थे। हाँ, उसने जो कुछ खोया था वो सब कुछ उसे मिल गया था। उसे अफ़सोस था कि वो शख्स उस दिन उसे कत्ल करने आया था, ज़ोया को नहीं। उसकी वजह से एक मासूम लड़की की जान गई थी। अब तक वो अपने वालिदैन से नफ़रत करती आई थी जो उसे पैदा करके कचरे के ढेर में फेंक कर चले गए। लेकिन अब उसे अपने बाप पर फ़ख्र हो रहा था। उन सबको पाकर वो बहुत खुश थी। लेकिन ज़ीनी कहाँ थी? उसकी बहन, जैसे उसका नाम दिया गया था, उसके माँ बाप ने उसका नाम ज़ैनब रखा था। लेकिन उसे खोने के बाद उन्होंने ज़ैनब नाम उसकी छोटी बहन को दिया था। ज़ीनत कहाँ है? वो सब के बीच बैठी वसुमा के सीने से लगी उससे सवाल करने लगी तो सब ने दर्द की जानिब देखा। अगर वह जिंदा थी तो कहाँ थी? दर्द ने नज़रें चुरा ली। वो सबसे ये बात छुपा कर रखना चाहता था। वो ज़ैनब
कभी भी यारम को नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो ज़ेनी को मासूमा की तरह एक क्राइमर बनते नहीं देखना चाहता था। वो एक हॉस्टल में रहती है, माशाल्लाह से 11 साल की हो चुकी है। तुमसे हर संडे उसके लिए उसी के लिए तो खाना बनवा कर लेकर जाता हूँ मैं। उसे ज़्यादा तेज़ मिर्ची वाला खाना नहीं पसंद। तुम दोनों चलना सुबह मेरे साथ, मैं तुम्हें उसे मिलवाऊंगा। दर्क ने परी का हाथ थामते हुए इसे बताया तो मासूमा सारे गिले शिकवे बुलाकर मुस्कुरा दी। जबकि रूम मुसलसल दर्क को देख रही थी। उसका अंदाज, बात करने का स्टाइल बहुत अलग था। या शायद वो बहन की नज़रों से देख रही थी उसे, इसलिए वो सब अलग या स्पेशल लग रहा था। वो परी को लेकर जाने के लिए उठा तो रुक आकर उसके सीने से लगी और एक लम्हे के लिए साकत सा हो गया था वो। आप मत जाए ना, इतने दूर, अभी तो मिले हैं हमें। वो उसके सीने से लगी लाड बड़े अंदाज में बोली। जाना ज़रूरी है, परी का इलाज वहीं पर मुकम्मल हो सकता है। वो उसे खुद से अलग किए बिना उसके गिर्द अपने बाजू फैला गया। इसके लिए सब कुछ बहुत अलग, बहुत नया था, लेकिन वो चाह कर भी उसे खुद से अलग नहीं कर पाया। रूह ने मुस्कुराकर उसे जाने की इजाज़त दे दी तो वो परी को वापस लेकर आया। आज परी को पता चला था ये घर उसके लिए स्पेशल क्यों था, क्योंकि यहाँ उसके माँ बाप रहते थे, उन्होंने यहाँ ज़िंदगी गुजारी थी। वो एक एक चीज़ को छू कर महसूस कर रही थी। दर्द उसे छोड़कर वो रूम में चला गया। शायद वो ये लम्हात अपने माँ बाप के साथ गुजारना चाहती थी। वो एक हाथ मासूमा का दूसरा परी का पकड़े उन दोनों को देख रही थी। जहाँ वो आंखों से परी लगती थी, वहीं उसके होंठ मासूमा जैसे थे। वो उन दोनों की मिली जुली शक्ल रखती थी। वैसे तो मासूमा और परी के लिप्स बहुत सारे लोगों को एक जैसे लगते थे, लेकिन फिर भी वो जो उन दोनों से मिलती जुलती थी उनसे ज़्यादा मुशाबहत रखती थी। परी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मासूमा, आप भी खाना तो आप भी अच्छा बनाती हो, लेकिन मिर्ची बहुत ज़्यादा डालती हो और शार भाई को नहीं लाई आप अपने साथ। वो कहाँ हैं? कि मोटू मोटू का बेबी है, ये इतना मोटू है, उसे गाड़ी पर बिठा कर लाए हो या बुलडोज़र पर? वो मुशारिफ को देखते हुए परी पूरी आंखें खोल कर कहने लगी, इतना भी मोटा नहीं है मेरा मासूम सा बच्चा। और तुमने मेरे हाथ का खाना कब खाया और शार को तुम कैसे जानती हो? मासूमा के पास सवालों का ढेर था। अरे, मुझे यारम भैया ने बताया था, और आपके हाथ का खाना भी वही लाए थे मेरे लिए। बिल्कुल बल्कि बहुत बार ला चुके हैं। वो अक्सर कहते हैं मुझसे मिलने के लिए मेरे लिए ढेरों चीज़ें लाते हैं, उसने मुस्कुराते हुए बताया। तो दूसरी तरफ खड़ा दर्क खुद भी शॉक में आ गया। ओह सॉरी, ये बात तो दर्क भैया के सामने नहीं बतानी थी। यारम भैया ने मुझे इतने बार मना किया था, मैं फिर भूल गई। वह दर की जानिब देखते हुए बोली, जबकि वो ये सोच रहा था कि यारम को कब, कहाँ, कैसे पता चला उसके बारे में। यारम कब आया था पहली बार तुमसे मिलने के लिए? तुमने कब देखा उसे? वो अपनी हैरत पर ज़्यादा देर काबू ना पा सका, इसलिए सवाल कर गया। वो तो हमेशा से आते हैं मुझसे मिलने के लिए, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से वो तो कभी भी मुझसे दूर नहीं रहे। आप संडे को आते हैं, वो फ्राइडे को आते हैं, हमेशा से हर वक्त आते हैं। बस आपको बताने से मुझे मना किया था उन्होंने। वो आते हैं मुझसे मिलने के लिए, कोई भी ऐसा वीक नहीं जिसमें वो ना आए हों। अब हकीकत पर के सामने आ गई थी तो वो मज़ीद उससे कुछ भी क्यों छुपाते। उसने फ़ौरन उसे सच बता दिया, जिसे जानकर दर काफ़ी हैरान था। उसे तो लगा था कि उसने ज़ीनी को यारम और उसके लोगों से छुपा कर रखा है और वो कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन वो क्यों भूल गया था कि वो यारम काज़मी है, सिद्दीक की आखिरी निशानी को वो अपने सामने से गायब तो नहीं होने दे सकता था। हाँ, लेकिन उसने कभी भी दर्द से उसे अलग करने की कोशिश क्यों ना की, ये सवाल उसके दिमाग में था। अगर वो जानता था कि ज़ैनब जिंदा है तो उसने कभी भी उससे उसके बारे में सवाल ही क्यों नहीं किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, सच में तुम्हें नहीं पता था मेरे और ज़ैनब के बारे में? मतलब कि ये हकीकत है कि ज़ैनब के लिए हमेशा उसका हीरो मैं ही रहूँगा। बस में एक बार मना करने के बाद उसने तुम्हें कभी भी नहीं बताया था कि मैं उससे मिलने जाता हूँ। तुम्हें एक मज़ेदार बात बताऊँ, मैं उससे तब मिलने जाता था जब तुम जेल में थे और वो खुशी के पास हुआ करती थी। यारम ने मुस्कुराते हुए एक और राज से पर्दा हटाया। तो तुम उसे कभी भी मुझसे दूर क्यों नहीं कर गए? तुम उसे लेकर जा सकते थे, उसे अपने पास रख सकते थे, उसकी बेहतर परवरिश कर सकते थे। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? दर के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। तुम ठीक कह रहे हो, मैं ले सकता था उसे, तुमसे बेहतर जगह बेहतर परवरिश दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उस पर सिर्फ मेरा हक नहीं था। अगर तुम सदी के कातिल हो, कातिल को सिर्फ इसलिए मेरे पास ला सकते हो क्योंकि तुम मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं चाहते, तो बताओ मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कैसे करता? मैं जीने की बेहतर परवरिश नहीं कर सकता था, कभी भी नहीं। मैं मासूमा को उन सब चीज़ों से दूर रखना चाहता था, लेकिन मासूमा दूर नहीं रही। वो ये सब काम करना चाहती थी, सदीक जगह संभालना चाहती थी वो, और उसने संभाल भी ली। लेकिन उसे इन सब चीज़ों से दूर रखना ही बेहतर था। अभी उसकी उम्र ही क्या थी? अगर उसे पता चला कि उसके बाप का कातिल किस तरह
उसके बाप ने के कातिल ने उसका किस तरह से कत्ल किया, तो तुम्हें क्या लगता है इसमें बदले की ख्वाहिश ना जागी? घर को आग लगते देख ज़ैनब भाभी ने जब उसे वॉशरूम में बंद कर दिया था, तो क्या तुम तब नहीं समझे कि वो उसे कत्लो गरज से दूर रखना चाहती है? शायद सदीक किसी भी औलाद को उस जुर्म की दुनिया में नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बेटी को भी खुद से दूर रखा। वो बाप होते हुए भी एक यतीम खाने में पल रही थी। मेरे पास उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी, मासूमा, जो आज बंदूक चलाते हुए ना तो डरती है और ना ही उसके साथ हाथ कांपते हैं, जबकि जीनी और परी की ज़िंदगी उससे बहुत अलग है। मैं नहीं जानता था कि जीनी और परी की ज़िंदगी पर कभी भी मासूमा का असर पड़े। परी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, बस इतना पता था कि वो पाकिस्तान के किसी यतीमखाने में रहती है। मैंने सदीक को बहुत बार कहा कि उसे यहाँ लेकर आए, लेकिन सदीक ने हमेशा यही कहा कि उसकी जिम्मेदारी उन्होंने जिस शख्स को दी है वो ठीक से निभा रहा है। मुझे नहीं पता था वो शख्स तुम हो। इस बात में कोई शक नहीं है कि तुम परी और जीनी की जिम्मेदारी को बिल्कुल ठीक तरीके से निभा रहे हो। मुझे वो हमेशा से बहुत अजीज़ और आगे भी रहे हैं। तुम परी का इलाज करवाओ, मुझे यकीन है वो जल्द सेहतयाब हो जाएगी। जितना जल्दी हो सके वापस आने की कोशिश करना। मेरी बीवी तुम्हारा इंतजार करती है। यारम ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो दर्द के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। याद तो मैं भी बहुत करता हूँ उसे, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। वो उससे मिलता बाहर निकलने लगा था कि यारम ने उसे फिर से पुकारा। हाँ, मेरे बेटे का पैगाम है तुम्हारी बीवी के लिए। उसके गाल पर किस करके आई लव यू बोलना है, उसे तुम बोल देना। मेरा मतलब है मेरे बेटे का पैगाम दे देना। उसकी गर्लफ्रेंड को यारम का अंदाज शरारत से भरपूर था। यारम, तुम तो ऐसे नहीं थे। मेरे भांजा किस पर गया है इतना ठरकी? वो हैरत की तस्वीर बनकर उससे पूछने लगा तो यारम ने कहका लगाया, मेरे ख्याल में वो अपने नाना पर गया है। यारम की बात सुनकर हलील को याद करते हुए दर्द से बेसाखत होकर बोला था, अल्लाह ना करे कि वो कभी भी ऐसे बेगारत इंसान पर जाए। वो यारम से मिलकर बाहर निकला ही था कि सामने से हिजर को देखते कहा, कैसे हो भांजे? उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं तुम्हारी शक्ल कभी देखना नहीं चाहता, तुम क्यों आते हो मेरे सामने? अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो उसे देखते हुए बोला, यार सिर्फ एक बर्गर था, अगर कहता है तो अभी तुझे वैसा बर्गर खिला देता हूँ। हिजर ने कहा, आज का ये बर्गर मेरी वो भूख नहीं मिटा सकता। हिजर, तुझे पता है मैं जेल क्यों गया था? हिजर, रोटी, सिर्फ रोटी के लिए। उस बर्गर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, याद रखना। वो गुस्से से कहता आगे बढ़ गया, जबकि हिजर को समझ नहीं आ रहा था वो उसकी बरसों पुरानी नाराज़गी किस तरह से ख़त्म करे। बेशक आज वो एक बहुत छोटी सी वजह थी, लेकिन इस वक्त वो छोटी सी नहीं थी। तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि उस दिन बर्गर तुमने तुमने भी नहीं खाया था? मुझे यकीन है जब तुम उसे बताओगे तो वो तुमसे नाराज़ नहीं होगा। शार्फ ने उसे समझाते हुए कहा तो वो मुस्कुराया, और तुम्हें लगता है वो मुझ पर यकीन करेगा? मैंने उस दिन इस बर्गर के 2 पीस करके रखे थे, एक उसे दूंगा, एक खुद खाऊंगा, लेकिन वहाँ जब छोटे बच्चे आ गए उनकी भूख देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने वो दोनों पीस दे दिए और उसे कहा कि तुम्हारे वाला दे दिया। उस दिन वो बहुत गुस्सा हुआ मुझ पर कि हम सारा दिन लगाकर बस यही तो कमाते हैं, वो भी तुम लौटा देते हो। हज़र अपने पुराने वक्त को याद करते हुए मुस्कराया तो शार्फ नफ़ी में सर हिलाते अपने काम पर लग गया। तुम्हारी नाराज़गी बिल्कुल बेवजह है, तुम्हें इससे इस्तेला कर लेनी चाहिए। पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। यारम के साथ भी तो आगे बढ़ गए हो, तो इससे ये नाराज़गी क्यों? राकेश उसके साथ घर जाते हुए सवाल कर रहा था। क्योंकि वो झूठ बोलता है, वो कहता है कि मैंने खा लिया था और तुम्हारा हिस्सा किसी और को दे दिया, जबकि उस दिन उसकी शक्ल से साफ लग रहा था कि उसने भी नहीं खाया, उसने मुझसे झूठ बोला था। मैंने उससे 1000 बार पूछा कि तुमने खा लिया? उसने कहा, हाँ मैंने खा लिया। एक बार तो बताता कि अगर तू भूखा है तो मैं भी भूखा हूँ, मैंने भी कुछ नहीं खाया। आज हम दोनों भूखे रहेंगे। लेकिन उसने कहा, जाकर अपना इंतज़ाम कर लो, मैं खा चुका हूँ। यार तुम ज़रा सी बात को इतने सालों से दिल पर लेकर बैठे हो, राकेश ने परेशानी से कहा। ज़रा सी बात तुम्हें ये बात ज़रा सी लगती है? ज़रा सोचो, एक 9 साल का बच्चा जो सारा दिन दिहाड़ी लगाता है सिर्फ थोड़े से खाने के लिए, उसे वो खाना ना मिले, वो सारे दिन का थका हारा, तो क्या ये छोटी बात सी होगी? हिजर भी कोई बहुत बहादुर या बहुत बड़ा नहीं था, वो भी सिर्फ 13 साल का था, लेकिन अपनी भूख को नज़रअंदाज करके उसने अपना खाना किसी दूसरे को दे दिया। मुझे फ़र्क उसके किसी को देने से नहीं, उसके झूठ बोलने से पड़ा। मुझ पर इतना एतबार नहीं करता था, सिर्फ ये बता देता कि उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। तो यकीन कर, मैं किसी को कत्ल करके भी उसके लिए खाना लाने से पीछे ना हटता। लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला और वो आज तक मुझे सच नहीं बोल रहा, और जब तक वो सच नहीं बोलता तब तक मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हें सच में ये वजह बहुत बड़ी लगती है? सारी ज़िंदगी का रिश्ता ख़त्म करने के लिए राकेश को न जाने क्यों इस बात पर हंसी आ रही थी। ये दोस्ती है राकेश, और यहाँ पर एतबार से बढ़कर और कुछ नहीं होता। वो मेरे मुंह पर झूठ बोलता रहा और मैं खामोश रहा, वो आज भी आकर सच बोले, रिश्ता वापस बना लूँगा मैं। वो ये साला एतबार तो करे मुझ पर। अफसोस से कहता, वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुका था, थोड़ी ही देर में वो घर पहुँच चुके थे। तो तुम लोग कल ही निकलने वाले हो? वो दरवाज़ा खोलते ही वहाँ उसे पूछने लगा तो सामने ही ज़मीन पर पड़ी परी के साथ होशी को देख उसे हैरत का झटका लगा। उसके लिए यकीन करना नामुमकिन था। वो परी के साथ बैठी उससे कुरान पाक पढ़ना सीख रही थी, जबकि उसे देखकर वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई।
ये सारी सिचुएशन दर के लिए भी बहुत अजीब थी। उसने एक नज़र उसको देखा जो बुत बना एक ही जगह खड़ा था। शायद वो खुशी से उस तरह की किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं रखता था। अगले ही लम्हे वो वहीं से पलट गया। राकेश मेरी बात तो सुनो। खुशी तेज़ी से उसके पीछे बाहर की जानब गई थी। ये तुम क्या कर रही थी परी? तुम्हें अंदाज़ा भी है क्या? तुम्हारा दिमाग ख़राब है कि तुम जानती नहीं हो वो हिंदू है? वो परी की जानिब आते हुए उससे कहने लगा। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उस सारी सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करे। मैं जानती हूँ कि वो हिंदू है और मैं उसे कुछ नहीं करवा रही थी। ये सब कुछ उसे उसका दिल करवा रहा है। उसने मुझसे कहा कि वो नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना सीखना चाहती है, तो मैं उस नेक काम में भला उसकी मदद क्यों नहीं करती? उसकी लगन ने मुझे इसे सिखाने पर मजबूर कर दिया। वो बहुत साफ गोई से बोल रही थी। वो तो ठीक है परी, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि ये उसके लिए भी आप कोई भी मसला खड़ा कर सकता है। पता नहीं राकेश किस तरह से रिएक्ट करेगा। मेरे ख्याल में मुझे उसके पास जाना चाहिए। वो परी से कहता बाहर की जानिब जाने लगा, जिस पर परी ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया। वो अपना मज़हब बदलना चाहती है, उसे खुद ये करने दें। आप बीच में मत बोलें। वो अपने मज़हब को डिफेंस करना खुद जानती है। हमें बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये उसका और उसके भाई का मामला है, वो खुद संभाल लेगी। नहीं परी, ये आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। ये सब कुछ उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। फर दर्क ने उसे समझाना चाहा। वो खुद उस मुश्किल से लड़ सकती है, यकीन करें, और वो पीछे नहीं हटेगी। आप ये सब उस पर छोड़ दें। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। वहाँ उसे समझाते हुए वो बोली तो दर्क चाह कर भी उसके पीछे बाहर ना जा सका। राकेश मेरी बात तो सुनो, एक बार मेरी बात सुन तो लो। वो भागते हुए उसके पीछे आ रही थी। क्या सुनो? मैं खुशी मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही थी ये तुम? वहाँ मुझसे छुप कर तुमने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया है। क्या था ये सब कुछ? तुम वहाँ बैठ के यूं दुपट्टा लपेट के क्या कर रही थी? और क्या पढ़ रही थी? उन लोगों की किताब को वो हैरत ज़दा उससे सवाल कर रहा था। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, उसको पढ़ना सुकून मिलता है उसमें। हाँ राकेश, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सुकून मिलता है, अच्छा लगता है ये सब कुछ करना। तुम जानते हो राकेश, हम कहने को हिंदू हैं, लेकिन हमने कभी अपने मज़हब की तरफ जाने की कोशिश नहीं की। हमने कभी अपने मज़हब को समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें कभी हमारे मज़हब ने अपनी तरफ बुलाया ही नहीं। हमें कभी हमारे मज़हब ने अपनी तरफ आने पर मजबूर ही नहीं किया। हम कहने को हिंदू हैं, लेकिन हमने कभी भी अपने मज़हब को सीखा नहीं, कुछ हासिल नहीं किया। ये मज़हब सिखाता है, मैंने उससे सीखा है, बहुत कुछ हासिल किया है। मैंने दुआ मांगना सीखा है, कुरान पढ़ना सीखा है, मैंने नमाज़ सीखी है थोड़ी-सी, और यकीन करो ये थोड़ी-सी नमाज़, ये चंद अल्फ़ाज़ मुझे बहुत सुकून देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारी दुनिया को भुला कर सिर्फ़ उससे मोहब्बत करती हूँ। वो आसमान की जानिब इशारा करती खुशी से बहुत अलग रही उस खुशी से बहुत अलग लग रही थी, जिस खुशी को वो जानता था। उसका मतलब है कि तुम अपना धर्म बदल रही हो? वो हैरानगी से उसे पूछने लगा। मैं बदल चुकी हूँ, बल्कि अपनाया है मैंने इस्लाम को। इससे पहले तो कोई मज़हब था ही नहीं। मेरा दीन और दुनिया में फ़र्क करना नहीं आता था, लेकिन अब आ गया। अब तक जिस मज़हब को मैं खुद से लगाई सारी दुनिया के सामने चल रही थी, वो कभी मेरा था ही नहीं। मुझे मेरा मज़हब अब मिला है। मैं अपना धर्म बदल चुकी हूँ। मैं नहीं जानती कि अब इस मज़हब के साथ तुम मुझे अपनी बहन मानते हो या नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि इस मज़हब के साथ मेरा दिल मुतमईन, मैं मुतमईन हूँ, मैं सुकून में हूँ राकेश। बहुत सुकून में हूँ। प्लीज़ मुझसे ये सुकून छीनने की कोशिश मत करना। अगर तुम धर्म बदलने की सज़ा के तौर पर मेरी जान भी लेना चाहते हो, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। बेशक तुम मुझे जान से मार डालो, लेकिन अब तुम मुझे मेरे दीन से अलग नहीं करना, क्योंकि जो सुकून मुझे हासिल हुआ है वो मेरे लिए बहुत अहम है। अब इस दीन से ज़्यादा मेरे लिए मेरी जान भी अहमियत नहीं रखती। वो उसे देखते हुए इस अंदाज में बोली कि राकेश के पास बोलने के अल्फाज ख़त्म हो गए। मैं तुम्हारी जान लेने वाला कोई भी नहीं होता खुशी। अगर तुमने फ़ैसला कर लिया है तो मैं कुछ भी नहीं कहने वाला। कौन होता हूँ मैं? तुम अपना मज़हब बदल लो या अपना सुकून तलाश करो, तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं कौन होता हूँ तुम्हें कुछ भी कहने वाला? वह एक नज़र उसकी जानिब देखता पलट गया। खुशी को उसके जाने का गम नहीं था, उसे खुशी थी इस बात की कि वह सर उठाकर अपने दीन को डिफेंस कर सकती थी। वो यकीन से कह सकती थी कि इस्लाम सच्चा है और इससे ज़्यादा सच्चाई और किसी चीज़ में नहीं है। पर ये ठीक कहती थी, हमेशा वकालत उस चीज़ की करो जिसको तुम खुद सच्चा साबित कर सको। रूही, आरम और मासूमा उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आए थे। खुशी आज से मदरसा ज्वाइन कर चुकी थी और वो पूरी तरह इस्लाम को सीखना और समझना चाहती थी। राकेश उनसे मिलने के लिए नहीं आया। शायद खुशी के इस कदम को कबूल करने में उसे वक्त लगेगा। खाना पीना ठीक से करना, सब कुछ हो जाएगा, और घबराना मत। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँ। इस तरह से तुम्हें इलाज के लिए भेजना मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मासूमा उससे मिलते हुए कहने लगी। मासूमा, घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और साथ चलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बीवी का ख्याल रख सकता हूँ, कोई गैर जिम्मेदार इंसान नहीं हूँ मैं। दर्क उसे घूर कर बोला। हाँ जानती हूँ, मैं तुम्हें गैर जिम्मेदार नहीं कह रही, बस अभी तो मिले हैं, इतना जल्दी दूर भेजने का दिल नहीं कर रहा, और जीने के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसलिए उसे भी मिलने रोज़ नहीं जा सकती, वरना उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। कोई बात नहीं, जब हम वापस आएंगे
तब हम सब घूमने फिरने जाएंगे। जीनी के सिर्फ 4 पेपर्स ही रहते हैं, वो कुछ ही दिनों में फ्री हो जाएगी, फिर आप उसके साथ खूब इंजॉय करना। हाँ यार ये तो है, उसके पेपर तो 4 ही रहते हैं, लेकिन तुम्हें भी तो अकेले भेजने का दिल नहीं कर रहा ना। मसमा कुछ उदास सी बोली। क्या ये जब यारम का अचानक फ़ोन बजा। क्या ये तुम क्या कह रहे हो हिज़ा, तुम ठीक तो हो ना? तुम अस्पताल पहुंचो, पट्टी करवाओ, मैं अभी पहुंचता हूँ मैं। वो फ़ोन पर हिज़र से बात कर रहा था, शायद उसका एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा ठीक है, तुम घर पर ही रहो, मैं आ रहा हूँ। हमें और रूह पहुंचते हैं। क्या हुआ यारम, सब कुछ ठीक है ना? हिज़र ठीक है ना? दर्क ने सबसे पहले पूछा। नहीं लैला उससे लड़ झगड़ कर मार पीट कर शायद कोई हड्डी भी तोड़ गई है, मगर वो छोड़ गई है। पता नहीं किस बात पर झगड़ा हुआ है, लेकिन लैला ने हिज़र को बहुत मारा है कि उसके नाक की हड्डी टूट गई है। अब अल्लाह ही वारिस है। एक तो ये लड़की जब मार पीट पर आती है तब देखती भी नहीं है कि अगले बंदे को कहाँ लग रही है। जल्दी चलो रूह। वो शर्मिंदगी से अस्पताल नहीं जा रहा कि वहाँ जाकर उसे बताना पड़ेगा कि उसकी बीवी ने उसका यह हाल किया है। जल्दी करो चलो, ये ना हो कि अनायत और महर मिलकर उसका ऑपरेशन करवा डालें। यारम ने रूह से कहा था। जहाँ दर का कहका भी साथा था, वहीं वो सारे लोग परेशान हो चुके थे। टक्कर की बीवी मिली है साले को, अल्लाह लंबी जिंदगी दे। लैला भाभी को वो बड़बड़ाया और फिर परी ने उसे घूर कर देखा।